नारीवाद का जो आंदोलन का पहला चरण रहा, या इसको हम पहला चरण भी कह सकते हैं और फर्स्ट वेव भी कह सकते हैं, पहला लहर भी कह सकते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको लहर शब्द इस्तेमाल किया है। ये 1848 से लेके 1920 तक जिसका नेतृत्व अमेरिकन महिलाओं ने, विशेष करके मध्य वर्ग उच्च वर्ग की महिलाओं ने, और इसकी लीडरशिप किया एलिसा वॉकर ने। ये आंदोलन 1848 में शुरू हुआ और 1920 में ये समाप्त हो गया। जो पहली इनकी मांग थी, बहुत सारी इनकी मांगें थीं, संपत्ति का अधिकार मिले, नौकरियों में अधिकार मिले, अपना जीवन के विषय में निर्णय का अधिकार मिले, लेकिन सबसे जो प्रमुख था वो था वोट का अधिकार। वोट का अधिकार, और ये अधिकार इनको मिला और इन्हें लगा कि पहले बार हमें पॉलिटिकल रूप में आना है, सिस्टम में हमारे पिछड़ेपन का जो कार्ड है वो हमको वोट का अधिकार मिले। तो ये वोट का अधिकार उन्हें मिला अमेरिका में 1920 में, ब्रिटेन में 1918 में। तो इस तरह से बहुत सारे यूरोपियन देशों में अधिकार मिला और ये पहला चरण इनका, या पहला लहर समाप्त हुआ। दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, या दूसरा लहर, सेकेंड वेव्स भी कुछ विद्वान इसको लहर कहते हैं, सेकेंड वेव्स। और सेकेंड वेव्स का नेतृत्व किया रेबेका वॉकर ने, जो एलिस वॉकर की पुत्री हैं, अमेरिकन हैं ये भी। और दो पुस्तकें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण थी, द फेमिनिन मिस्टेक बेटी फ्राइडन की, और दूसरा था द सेकेंड सेक्स सिमोन द बुआ का 1949 में। इनका ये मानना था कि महिलाओं के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है पावर में न होना, यानी ये शासन सत्ता में नहीं है, पॉलिटिकल रूप से डैमेज है। पॉलिटिकल अगर इक्वलिटी इन्हें मिल जाए तो ये इनका स्थिति में सुधार हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा मांग इनकी थी वो सत्ता में आना। इनको ये लगा कि जो राजनीतिक परिवेश है उस राजनीतिक परिवेश में पिछड़ने के नाते हमारी स्थिति पिछड़ी हुई है। सेकेंड वेव्स या सेकेंड दूसरा चरण जो 1920 में शुरू हुआ, ये आंदोलन इस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण रहा कि इसने महिलाओं में ये भाव लाया कि राजनीतिक रूप से हमें सक्षम होना होगा, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इक्वल टू अदर, विशेष करके पुरुषों के बराबर। तो पुरुषों के बराबर जो हमको राजनीतिक अधिकार चाहिए, इक्वल टू मेन, वो हमें मिले। अगर हमको नहीं मिलता है तो ये हमारे पिछड़ेपन का कारण है और हमें इसे प्राप्त करना है। इन दो पुस्तकों का जो निचोड़ था वो ये था कि महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि वो राजनीति में पिछड़ी हैं। राजनीतिक रूप से पिछड़ा होना, पावर में उनका कोई रोल नहीं है, पावर में ना होना, इस नाते उनको पावर में आना पड़ेगा, शक्ति में आना पड़ेगा, राजनीतिक पावर में आना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर में उन्हें आना पड़ेगा। और अमेरिका और यूरोप की महिलाओं ने राजनीति में आने के लिए छटपटाहट महसूस किया। सबसे बड़ी मांग थी। इस दूसरे चरण में जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि नारीवादी आंदोलन की जो ये सेकेंड वेव या सेकेंड स्टेप शुरू हुआ, या दूसरा चरण शुरू हुआ, इस दूसरे चरण का जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इसमें महिलाएं एक बहुत बड़े मात्रा में पूरी दुनिया से शामिल हुई। अब ये सिर्फ अमेरिका का उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का जो पहले आंदोलन में थी, पहले चरण में थी, फर्स्ट वेव में थी, उससे बाहर निकल गया। फर्स्ट चरण में क्या था कि मिडिल क्लास की महिलाएं, श्वेत महिलाएं, उच्च वर्ग की महिलाएं, अमेरिकन महिलाएं ही शामिल थी, कुछ यूरोपियन बहुत कम। सेकेंड वेव में क्या हुआ कि दूसरे चरण में क्या हुआ कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सल लेवल पे महिलाएं शामिल हुई, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कलर में, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, हर तरह की महिलाएं इसमें शामिल हुई। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो सबसे बड़ी बात थी कि ये आंदोलन पूरी दुनिया के स्तर पे सभी महिलाओं को शामिल किया। अगली जो विशेषता थी कि पहली विशेषता थी कि इसने राजनीतिक शक्ति पाने की बात की, राजनीतिक पावर में आने की बात की, और कहा कि महिलाओं के पिछड़ेपन होने का जो सबसे बड़ा कारण है उनका पॉलिटिकल पावर में न होना, ये उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है।
दूसरा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही कि ये पूरी दुनिया की महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को, हर रंग रूप की महिलाओं को, हर स्तर की महिलाओं को इसमें अपनी सहभागिता को बल दिया, शामिल हुई। तीसरी, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आया महिलाओं का जो रेडिकल था, उग्रवादी था, जो सारे फेमिनिस्ट प्रतीकों को समाप्त कर देना चाहता था। हालांकि पूरी दुनिया के स्तर पर महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी इस बात को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था कि जितने फेमिनिस्ट सिंबल्स हैं महिलाओं के, उन्हें समाप्त किया जाए। ये जो महिलाओं का सौंदर्य करना, श्रृंगार करना, ऊंची हिल पहनना, इस सबको निग्लेक्ट किया जाए। जो उनके पुरुषवादी मानसिकता ने, जो पुरुषवादी समाज ने जो उनके ऊपर तरह तरह के बैन लगाए, उसको सब तोड़ देना, ध्वस्त कर देना, और वो सारा काम करना जो पुरुष करते हैं, उसी तरह से कपड़ा पहनना, उसी तरह से फैशन करना, उसी तरह से रहना, उसी तरह से चलने का, बोलने का सारा स्टाइल, ये ऊंची हील वगैरह उजाड़ के फेंक दीजिए, सारा ड्रेसअप। अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी पिए, वो शराब पी रहे हैं तो हम भी पिए, वो सारा काम जो पुरुष कर रहा हम भी करेंगे। इस आंदोलन की एक और बड़ी विशेषता थी कि इसने पूरी दुनिया की महिलाओं के ऊपर एक मानक तय किया कि हम सभी को एक तरह की विचारधारा और एक तरह के तत्वों को लेकर चलना होगा। जैसा कि आधुनिकतावाद कहता है कि सभी के लिए एक मानक तय हो, वैश्वीकरण के रूप में निरपेक्ष होकर के सार्वभौमिक रूप से एक सिद्धांत सभी को मानना होगा। इस तरह की बात इसमें आई कि सबके लिए पूरी दुनिया के स्तर पर महिलाओं का एक फ्रेमवर्क बने, एक तरह की आदेश निर्देश जारी हो, सब लोग उसको माने। हालांकि दुनिया के सभी स्तरों की महिलाएं इनसे सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी इनमें एक अनिवार्यता थी, रेडिकल्स था। इनका था कि हर महिला को स्वतंत्र किया जाए, और ये उत्तर थोड़ा सा समय बीतने के बाद ये उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा से प्रभावित हुई। उत्तर आधुनिकतावाद, इनका मानना था कि जो ये उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपना अलग अलग सोचने का, अपने विचारों को आइडेंटिफाई करने का, विचार करने का, विवेक करने का जो स्वरूप है वो तय करने का अधिकार है। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद इसमें ज्यादा, शुरू में तो आधुनिकतावाद थोड़ा प्रभावी हुआ, शुरू में थोड़ा आधुनिकतावाद प्रभावित हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारे महिलाओं का वर्ग उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित हो गया कि सबको अपने स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र विवेक। तो बहुत जल्दी इनका ये धारणा परिवर्तन हुई और ये उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित हो गई कि प्रत्येक महिला को अपना जीवन जीने का अधिकार है। वो चाहे शादी करे ना करे, पुरुष के साथ करे, महिला के साथ करे, महिला के साथ करे, विवाह करे ना करे, बच्चा पैदा करे ना करे, नौकरी करे ना करे, शिक्षित हो ना शिक्षित हो, मतलब जो भी निर्णय हो वो खुद का लेना है, कोई निर्णय उसके ऊपर थोपा ना जाए किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई चीज लादी ना जाए, जैसे वो रहना चाहे वो रहे। वास्तव में जो फर्स्ट वेव में एलिसा वॉकर ने नेतृत्व किया और सेकंड वेव्स में, सेकंड स्टेप में उनकी पुत्री ने किया, एक पीढ़ियों का अंतर था, पीढ़ियों का प्रभाव इस पे दिखा। और तो दुनिया के स्तर पे महिलाओं को अलग अलग विचारधारा अपनाने के लिए बात कहा, जिस पर उत्तर आधुनिकतावाद प्रभावित था कि महिला, हर दुनिया की हर महिला को अपने विचार रखने का। फर्स्ट स्टेप में पूरी दुनिया पे महिलाओं को अपनी एक विचारधारा लादने का प्रयास था। दूसरे स्टेप के, दूसरे वेव्स के स्टार्टिंग में ऐसा प्रयास हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी ये विचारधारा बदल गई। और ये हुआ नहीं कि हर कोई विचारधारा उनके ऊपर लादी ना जाए। दुनिया के हर वर्ग, हर महिला, हर समाज की महिला को, हर कल्चरल महिला को, हर क्षेत्रों के अलग अलग अपने विचारधारा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होगा। हर महिला को अधिकार है कि वो अपनी, चूंकि उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभाव है कि हर व्यक्ति को अपना अपना सोचने, अपने अपने विचार, अपने अच्छा बुरा तय करने का अधिकार है। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद से
से प्रभावित हो गए कि हर महिला को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो विवाह करे ना करे, पुरुष से करे, महिला से करे, महिला से करे, उसे कहीं कोई रोक टोक ना हो। तो ये सेकंड वेव की सबसे बड़ी विशेषता थी। और तो सबसे बड़ी इनका मांग कि हमें राजनीतिक पावर में आना है। हम देखें भारतवर्ष में भी शुरुआत में हमारी महिलाओं का राजनीतिक रूप से बड़ा पिछड़ापन रहा। वो राजनीतिक पार्लियामेंट के सिलेक्शन हो चाहे विधानसभाओं के हो, सब में उनका स्थिति राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं रहा। वो तो कहिए बहुत बहुत धन्यवाद कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारी सरकार, देश की सरकार ने संशोधन करके जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका इत्यादि हैं, इनमें महिलाओं को लाखों की संख्या में रिजर्वेशन दिया और उनके स्तर को भारतवर्ष में उठाया गया। तो ये दूसरा स्टेप का आंदोलन था। आपको यह भी मालूम होगा कि 1939 से लेकर 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला और तमाम उसमें समस्याएं आई। और जो आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, वो 1900 आते आते समाप्त हो गया। तो जो दूसरा चरण था 1960 से लेकर 1980 तक, और पहला चरण 1848 से लेकर 1920 तक। बीच का ये टाइम, आपके मन में प्रश्न आएगा कि बीच में बहुत सारी झंझटें रहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1920 का जो समय समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दुनिया बड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। फिर अलग तरह की साम्राज्यवादी शक्तियां, दुनिया का अलग उथल पुथल, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होना और 45 तक चलना, ये टाइम काफी उन सब चीजों को ज्यादा किया, महिला आंदोलन को लेकर उतना प्रभावित नहीं कर पाया। तो पहला चरण, दूसरा चरण, यानी पहली लहर महिला आंदोलन की, दूसरी लहर 1980 तक आते आते समाप्त हो गई। तीसरी लहर, अच्छा, दूसरी लहर का दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में जो महिलाओं का सबसे अधिक पावर में आना, उनके साथ जो सबसे बड़ी मांग थी पावर में आना, वो दुनिया के स्तर पे महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाई। तो एक तरह से कहा जाए तो इनका दूसरे लहर की जो सबसे बड़ी मांग थी वो काफी हद तक दुनिया में पूरी हुई। भारत में भी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का स्तर पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को आरक्षण वगैरह दिया गया। तो ये बहुत बड़ा इनका एक तरह से पूरी दुनिया के स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, मैं तो नहीं कहूंगा कि जितना चाहिए उतना दर्जा मिला, उतना रोल मिला, उतनी भूमिका मिली, लेकिन काफी हद तक मिली। तीसरी लहर या तीसरा चरण, जो आपको अच्छा लगे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कहा है, ये जो 1990 से शुरू होता है, शुरू हुआ। इस तीसरे लहर में महिलाओं ने एक अलग तरह से मांग किया। उनका मानना रहा कि पूरी दुनिया के स्तर पे हमें अपने सम्मान को प्राप्त करना है। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर था कि जो दूसरे चरण में और तीसरे चरण में, कि जो दूसरे चरण में महिलाओं ने जितने फेमिनिस्ट सिंबल थे उन्हें समाप्त कर देना अच्छा समझा। बाल ठीक करना, सजना, संवरना, सौंदर्य, उनके अपने लिपस्टिक लगाना और क्या क्या अपना, ये सबको समाप्त करके पुरुषों की तरह होने का प्रयास किया। तीसरे लहर की या तीसरे चरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें महिलाओं ने इसे माना कि जो हमारे ये फेमिनिस्ट सिंबल्स हैं, जो हमारे सौंदर्य, हमारी विशेषताएं हैं, इनको हमको अपने एम्पावरमेंट के लिए, अपने कैरियर के लिए,
अपने आगे बढ़ने के लिए इनका हमको इस्तेमाल करना है। हमको इनको त्यागना नहीं है, ये हमारे कोई त्याग की चीज नहीं है। हमें नारी सिंबल्स में रहते हुए, हमें फेमिनिस्ट प्रतीकों को स्वीकार करते हुए, हमें अपने आप को सर्विस में, पॉलिटिकल जीवन के सभी क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी को लेकर हमें आपको, विशेष करके कैरियर को लेकर हमें आपको मजबूत करना है। हमें इसका मजाक या प्रतिकार नहीं करना है। हमें पुरुष नहीं बनना है कि एकदम बिल्कुल हम सब कुछ होके पुरुष हो जाएं। नहीं, हमें पुरुष फेमिनिस्ट प्रतीकों के साथ हमें बराबरी प्राप्त करनी है। तो जब ये सेकंड वेव में जो अतिवाहिता थी, उग्रता थी, वो थर्ड वेव में ऐसी नहीं देखी गई पूरी दुनिया के स्तर पे। और महिलाओं ने यह मान लिया इस आंदोलन में कि हमें फेमिनिस्ट सिंबल्स के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने सम्मान, अपने वजूद को बनाना है, अपने रोल मजबूत करने हैं, अपनी भूमिका लानी है, और विशेष करके हमें कैरियर को अपनी ऊंचाई पे ले जाना है। और इस कैरियर की ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमें फेमिनिस्ट प्रतीकों को तिरस्कार नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको अपने एक साधन के रूप में, अपने गुण के रूप में, अपनी विशेषता के रूप में, अपने आधार के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। वो हमारे कोई विरोधी तत्व नहीं है, बल्कि हमारे वो लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे कैरियर में उसका कहीं से कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो हमारे कैरियर का आधार काम कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ विद्वानों का मानना है कि अब तीसरा वेव भी समाप्त हो गया है, कुछ का मानना है कि नहीं, तीसरा वेव चल रहा है, कुछ का मानना है समाप्त हो गया है। और आज वैश्वीकरण का जो स्वरूप मजबूत हुआ है, आज इंटरनेट और मीडिया और दूरसंचार ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। महिलाएं भी उससे छूती नहीं हैं, उसका उपयोग कर रही हैं, और जो उनकी परेशानियां हैं, चाहे उनके ऊपर अभद्रता हो, चाहे उनके प्रतिकर्ता हो, दुर्व्यवहार हो, घरेलू हिंसा हो, ऑफिस और ऑफिस के अंदर और बाहर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार हो, उनके ऊपर स्लेजिंग हो, उनको ऊपर कमेंट्स हो, उनको प्रताड़ित करने की बात हो, इस सब को वो इंटरनेट और मीडिया इत्यादि के माध्यम से अपने विचार रख रही हैं, पूरी दुनिया में रख रही हैं, अपने वर्ग को बहुत सचेत और संवारने का काम कर रही हैं। सरकार और व्यवस्था से वो एक मजबूती के साथ मांग कर रही हैं कि उनको सुविधा दिया जाए, उनके हर तरह से अधिकार मिले, राइट मिले, उनको अपने जीवन साथी, चाहे वो महिला चुने, पुरुष चुने, न चुने, सम्मान मिले, अकेली हैं सुरक्षा मिले, कहीं भी रहें। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो थर्ड वेव, कुछ लोग कहें कि अब फोर्थ लहर शुरू हो गई है, देखना है कि इसका क्या परिणाम आता है, क्या कैसे होता है। लेकिन इसने महिलाओं को एक नए आधार में ला करके स्थापित किया है। उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी विशेष हुई है। ये 3 लहर और अब तो 4 लहर की बातें हुई जो नारीवादी आंदोलन के प्रमुख तत्व रहे। अब हम चर्चा करेंगे नारीवाद के लक्षण और लक्ष्य। नारीवाद के लक्षण और लक्ष्य। पहला, नारीवाद और परिवार। नारीवाद और परिवार। नारीवाद का यह मानना है कि परिवार का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वो अकेले महिला की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसमें पुरुष की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए जितनी एक महिला की है। नारीवाद परिवार को लेकर के कभी भी पुरुष को धिक्कारता नहीं है, उसकी आलोचना नहीं करता है, बल्कि समान सम्मान की मांग करता है। कार्य भूमिका के सहभागिता और सम्मान की मांग करता है, और यह मानता है कि परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो दोनों को लेके चलना है, अकेले नारी को नहीं। कोई भी नारी परिवार में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष है। उसका समान सम्मान होना चाहिए, उसे समान आधार मिलना चाहिए।
अगर वो अकेली रहना चाहे तो अकेली रहे, विवाह करना चाहे तो विवाह करे। समाज को चाहिए कि नारी पर कोई विचारधारा लादे न, परिवार में उसकी भागीदारी जैसी हो उसकी इच्छा पे छोड़ा जाए, विवाह करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। और यदि वो परिवार की जिम्मेदारियों को उठाती है तो पुरुष को भी उतना ही उसे सहयोग करना होगा, उसे हाथ बटाना होगा, उसका सम्मान करना होगा। इस विचारधारा यह भी मानता है कि अगर कोई महिला घरेलू काम करती है, बाहर के भी काम करती है, तो सिर्फ दोनों काम की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है, उसे दोनों कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो चाहे तो अपना घरेलू जीवन चुने, बाहरी चुने। उसे अगर घरेलू चुनती है तो उसे पूरी सहभागिता मिले, उसे सम्मान मिले। पुरुष के लिए आवश्यक है कि उसे हर तरह का सम्मान दे, और समाज किसी भी तरह से अपनी मान्यताएं स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर ला देने। नारीवाद और सामाजिक जीवन, नारीवाद और सामाजिक कार्य व्यवहार। तो जहां नारीवाद ने परिवार में स्त्री पुरुष समानता की बात किया, और जितना अधिकार पुरुष को मिलता है परिवार को स्थापित करने में, चलाने में, वही महिला को मिले। वो स्वतंत्र हैं, परिवार से जुड़ें न जुड़ें, विवाह करें न करें, ये उनकी अपनी मर्जी, समाज थोपेगा नहीं। और अगर जुड़ती हैं तो कार्य भागीदारी पुरुषों की भी उतनी हो जितनी महिला की हो। दूसरा स्टेप है कि नारीवाद का सामाजिक कार्य व्यवहार। ये पुरुषवादी जो मानसिकता है, ये उसको ये तिरस्कार करते हैं कि महिला को सिर्फ सामाजिक कार्य क्षेत्र में, सामाजिक चारदीवारी में नहीं रहना है, कि वो पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, बच्चों को पाले खिलाए और सारा उसका ऊर्जा उसी में लग जाए। ऐसा ना हो, बल्कि महिला को अपने योग्यता के अनुसार समाज में हर भूमिका निभाने की पूरी आजादी हो। वो शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जितनी भूमिका पुरुष निभा सकता है उतनी वो निभाए, जितनी वो चाहे वो निभाए, उसे भी बराबरी का हक मिले। क्योंकि महिला किसी भी रूप में पुरुष से कमजोर नहीं है समाज में, न बुद्धि में, न विवेक में। और जो कमजोर दिख रही है उसका कारण बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोसाइटी है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। तो महिला को भी अपने समाज में हर तरह का सम्मान मिले, पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। एक जो बहुत बड़ा सामाजिक आधार है कि जो महिला घर में काम कर रही है वो घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे। इस विचार ये मानते हैं कि नारीवादी और सामाजिक कार्य व्यवहार को लेकर इस तरह के चिंतक विचारक के मानते हैं कि महिला अगर बाहर कार्य कर रही है तो घरेलू काम की जिम्मेदारी उसके ऊपर, उसके इच्छा के विरुद्ध न डाला जाए, और वो काम में पुरुष पूरी भागीदारी बनाए, पूरा हाथ बटाए। नारी के प्रति पुरुष का पूरा सहयोग मिले और जबरदस्ती उसे पारिवारिक काम न ला दे जाए। हाँ ठीक है, व्यवहार के स्तर पे काम करना है तो सभी को करना है। पुरुष बाहर कर रहा तो वो भी बाहर करे, वो भी घरेलू काम बटाए। अगर महिला बाहर काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, तो पुरुष भी बाहर काम कर रहा है तो घरेलू काम वो भी करे, और नहीं करना चाहती है तो ना करे। मतलब कोई तरह से समाज उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बंदिश न लगाए, अपने विचार उसके ऊपर न ला दे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में हर तरह की उसको बराबरी का दर्जा मिले, ये नारी का अधिकार है। ऐसा नहीं कि नौकरी का भी सब अधिकार उसके ऊपर लाभ दिया जाए, अर्थोपार्जन भी ला दिया जाए, परिवार का भी ला दिया जाए, ऐसा ना हो उसके साथ। तीसरा, नारीवाद और राजनीति। इस विचारधारा का मानना है कि नारी को राजनीति में पूरी भूमिका मिलनी चाहिए, बल्कि राजनीति के लिए नारी पुरुषों से ज्यादा अच्छी है। उनके अंदर समझ ज्यादा है, धैर्य है, चेतना है, सहिष्णुता है, सामाजिकता है, तो पुरुष के तुलना में कहीं कम नहीं है। और अगर कम की बात किया जाए तो नारी भारी है पुरुष पे, तो उनको राजनीति में उनकी योग्यता के अनुसार पूरी भागीदारी मिले,
और दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं ने सिद्ध किया है। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक पद निभाया। जहां भी महिलाओं को अवसर मिला, ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी कहा जाता रहा। तो जहां भी अभी हम देखें, जर्मनी में एंजेला मार्केल बहुत लंबे समय तक जर्मनी का शानदार नेतृत्व किया। तो महिलाओं को राजनीति में पूरा अवसर मिलना चाहिए, और जहां मिला है उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। श्रीलंका में श्रीमाओ भंडारनायके, तो जहां भी उनको अवसर मिला उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया। उनकी प्रवृत्ति मर्यादित होती है, संयमित होती है, सबको साथ लेके चलने की है। और राजनीति में बहुत आवश्यक है कि संयम हो, सहनशीलता हो, सबको साथ लेके चलने की भावना हो। तो राजनीति में चूंकि उनकी भागीदारी, उनका पूरा मिले, उनकी आबादी 50% है, जिस नाते पूरी उनको भागीदारी मिले, अपनी पहचान बनाए, अपने कार्यकुशलता से उन्हें प्रतिनिधित्व मिले और राजनीति में अपनी भूमिका को वो स्थापित करें। ये एक चीज जरूर है कि जो एक प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि परिवार के दबाव में या कठपुतली बनकर उनको ना स्थापित किया जाए। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा चलन चला है कि कोई महिला राजनीति में आ गई तो वो घर की चारदीवारी में कैद सारा काम उसका पति, पिता या पुत्र कर रहा है। कौन है ये? प्रधानपति है। अब प्रधानपति का कौन पद आ गया मेरे समझ में नहीं आता है। विधायक पति है ये, विधायक पति का कौन सा पद आ गया मेरे समझ में आज तक नहीं आया। तो इस तरह की भूमिका महिलाओं की मिलने से उन्हें उनका कोई उत्थान नहीं होगा। अगर उन्हें स्थान मिल रहा है तो उस स्थान का वो अपने वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में उसका प्रतिपादन करें, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। ये प्रतिनिधि वाला, पति वाला शब्द हटाया जाए, क्योंकि सिर्फ सिंबल बना दिया जाए, कठपुतली बना दिया जाए। जब जो भारतवर्ष की राजनीति में बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है, खास करके निचले स्तर पे जो सरकार की बहुत बड़ी मंशा थी पंचायतों और नगर पालिकाओं में, वहां तो हम बहुत देख सकते हैं।